नमस्कार, अवतार मीडिया में आप सभी का स्वागत है और मैं प्रियंका मलिक हाजिर उत्तराखंड की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ। लेकिन सबसे पहले नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। सीएम धामी ने की स्मार्ट सिटी निर्माण कार्यों की समीक्षा बैठक। जून 2023 तक पूरा होगा स्मार्ट सिटी का काम। विधायकों के सुझावों पर भी हो रहा तेजी से काम। विधानसभा शीतकालीन सत्र देहरादून में कराए जाने को लेकर 3 विधायकों ने सरकार को लिखा पत्र। विपक्ष गैरसैंण में कराना चाहता है सत्र, कैबिनेट में होगा आखिरी फैसला। अंकिता हत्याकांड मामले में बड़ा अपडेट। सीबीआई जांच की मांग को लेकर दायर याचिका पर हाईकोर्ट में हुई सुनवाई। एसआईटी से 11 नवंबर तक मांगा सबूतों का ब्यौरा। मोरबी पुल हादसे के बाद उत्तराखंड के जर्जर पुलों को लेकर उठ रहे सवाल। जान जोखिम में डालकर पुलों को किया जा रहा पार। किसी बड़े हादसे का इंतजार या वक्त से पहले होगा जीर्णोद्धार। और राजधानी देहरादून में स्कूल यूनिफॉर्म बेचने वाले कर रहे करोड़ों रुपए की जीएसटी चोरी। सरकार को लगा रहे राजस्व का चूना। जांच के लिए कमेटी का गठन। हेडलाइंस के बाद बुलेटिन में खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून स्थित सचिवालय में स्मार्ट सिटी के कार्यों को लेकर समीक्षा बैठक की है। इस बैठक के दौरान स्मार्ट सिटी से जुड़े सभी मुद्दों पर चर्चा की गई। बैठक में मौजूद सभी लोगों ने अपने अपने सुझाव भी दिए हैं। विधायक उमेश शर्मा काओ ने परेड ग्राउंड में बने मंच और लाइब्रेरी में पार्किंग की व्यवस्था का मुद्दा उठाया, तो वहीं खजानदास ने कहा कि स्मार्ट सिटी जिन कार्यों में लापरवाही बरती जा रही है उनकी जांच होनी चाहिए और उन्हें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पर पूरा भरोसा है कि अब कामों में लापरवाही नहीं बरती जाएगी। वहीं शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल का कहना है कि सीएम धामी के निर्देशों के बाद अब स्मार्ट सिटी के कार्यों में तेजी आई है और जून 2023 तक स्मार्ट सिटी के कार्यों को पूरा करने के लिए लक्ष्य भी रखा गया है। करीबन हमारे 26 काम थे, जिसमें कुछ काम पीपीपी मोड में भी हैं। 10 काम पूर्ण रूप से 100% कंप्लीट हो गए हैं। करीबन 8 काम हमारे ऐसे हैं जो ऑनगोइंग चल रहे हैं और कुछ काम ऐसे हैं जो कि क्योंकि कॉन्ट्रैक्टर चेंज हुआ है तो नया पीआईयू गठन हुआ है, उसके क्रम में अभी टेंडर की कार्रवाई हो गई है और जल्द शुरू हो जाएगी। देखिए, सबसे पहले मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत आभार व्यक्त कर रहा हूँ जिन्होंने आज स्मार्ट सिटी को लेकर एक समीक्षा बैठक की है। निश्चित रूप से जो समस्याएं हैं वो सबके सामने भी हैं और अनेक बार मैं भी स्वयं फिजिकली मैंने निगाह भी किया है, सुधार भी आया है। लेकिन जिस तरह से आज हमारे माननीय विधायकगणों ने कहा है, वास्तव में उनकी बात भी ठीक है और माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि समय से भी और गुणवत्ता के आधार पर भी ये काम पूरे होने चाहिए। और अब बात करते हैं अंकिता हत्याकांड से जुड़ी एक अपडेट को लेकर। अंकिता हत्याकांड मामले में लगातार सीबीआई जांच की मांग उठ रही थी और इस मांग को लेकर एक याचिका दायर की गई थी जिस पर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई है और अब हाईकोर्ट ने इस पूरे मामले में एसआईटी से जवाब तलब करते हुए इस पूरे मामले में क्या कुछ सबूत इकट्ठा किए गए हैं उनका लिखित ब्यौरा मांगा है। हाईकोर्ट ने कहा कि रिजॉर्ट पर बुलडोजर चलाने के बाद वहां से क्या कुछ सबूत इकट्ठा किए गए हैं उन सभी सबूतों का लिखित में ब्यौरा जो है वो पेश किया जाए और इसके लिए एसआईटी को 11 नवंबर का समय दिया गया है। 11 नवंबर को एक बार फिर से सुनवाई होनी है इस पूरे मामले में। आपको बता दें कि लगातार अंकिता हत्याकांड मामले में जांच जारी है और पुलिस और एसआईटी पर सबूतों को छिपाने और मिटाने का आरोप भी लग रहा था। इन सभी चीजों को देखते हुए लगातार इस पूरे मामले में सीबीआई जांच की मांग उठ रही थी। वहीं अगली खबर केदारनाथ धाम से जुड़ी है जो कि इस वक्त की एक बड़ी खबर सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि केदारनाथ धाम की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। जी हां, कपाट बंद होने के बाद केदारनाथ धाम में सुरक्षा बढ़ाई गई है। उत्तराखंड पुलिस की एक बटालियन और बद्री केदार मंदिर समिति के 4 सदस्य सुरक्षा में लगाए गए हैं। आपको बता दें कि मंदिर में सोने की परतें लगाई गई है। केदारनाथ के गर्भगृह में ये सोने की परतें लगाई गई है और इन्हीं सब चीजों को देखते हुए सुरक्षा बढ़ाने का जो फैसला है वो लिया गया है। जो मंदिर समिति के अध्यक्ष है अजय अजेंद्र, उन्होंने भी सुरक्षा बढ़ाने के लिए पत्र लिखा था और अब उस पत्र पर जो है वो अमल करते हुए सुरक्षा वहां की बढ़ा दी गई है। उत्तराखंड विधानसभा का शीतकालीन सत्र कहां आयोजित होगा इसको लेकर सस्पेंस बरकरार है, लेकिन पहली बार उत्तराखंड में ऐसा देखने को मिल रहा है जब विधायक सरकार को पत्र लिखकर शीतकालीन विधानसभा सत्र गैरसैंण में न कराने की बजाय देहरादून में कराने की मांग कर रहे हैं। ये रिपोर्ट देखिए। उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण उत्तराखंड की सियासत का हमेशा से केंद्र बिंदु रहा है।
बात गैरसैंण के विकास की हो या फिर गैरसैंण में सत्र आयोजित करने की, जब जब गैरसैंण का नाम जुमा पर आता है तब गैरसैंण की उपेक्षा का सवाल भी जहन में आ जाता है। क्योंकि सरकार ने एक तरफ जहां गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित किया है, वहीं दूसरी तरफ गैरसैंण में न तो ग्रीष्मकालीन में सत्र इस साल हुआ और न ही अब शीतकाल में सत्र आयोजित होने के आसार नजर आ रहे हैं। कई विधायक अब तक मुख्यमंत्री को पत्र भेजकर शीतकालीन सत्र देहरादून में कराने की मांग कर चुके हैं। बात करें तो अब तक 3 विधायक बसपा विधायक मोहम्मद शहजाद, निर्दलीय विधायक उमेश कुमार और संजय डोभाल के नाम इसमें शामिल हैं। हालांकि कांग्रेस की राय निर्दलीय विधायकों और बसपा विधायकों से अलग है। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य साफ तौर पर कह चुके हैं कि गैरसैंण की उपेक्षा बर्दाश्त नहीं होगी और शीतकाल का सत्र गैरसैंण में ही आयोजित हो। इस बात को उन्होंने साफ तौर से विधानसभा अध्यक्ष की बुलाई गई सर्वदलीय बैठक में भी रखा है। और जो अनुपूरक बजट प्रस्तुत हो, अनुपूरक बजट ही क्यों, हमारा कहना है कि जो एनुअल बजट है, मेन बजट है, चाहे कोई विशेष सत्र आयोजित करे, अब बहुत देर हो चुकी है। अब ये सारी व्यवस्थाएं वहीं से संचालित होनी चाहिए। अगर सरकार की मंशा, भाजपा की मंशा, नियत साफ है, वो ईमानदारी है, तो उनको इस बारे में चर्चा ही नहीं करनी चाहिए। और निश्चित रूप से आज हमने साफ तौर से कहा है कि अनुपूरक बजट गैरसैंण भराड़ीसैंण में ही प्रस्तुत होगा। उत्तराखंड का शीतकालीन सत्र कहाँ आयोजित होगा, इसका फैसला जहां अब कैबिनेट की बैठक में होगा, तो वहीं विधायकों की तरफ से जो मांग शीतकालीन सत्र देहरादून में कराने को लेकर की जा रही है, उसको लेकर संसदीय कार्य मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल का ये कहना है कि विधायकों की अपनी राय है, लेकिन जो सुझाव विधायक भेज रहे हैं उनका भी परीक्षण किया जाएगा। लेकिन सरकार गैरसैंण और देहरादून दोनों जगह पर सत्र कराने को लेकर तैयार है। हालांकि गैरसैंण में ठंड जरूर एक मसला इन दिनों बना हुआ है। वहीं भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का कहना है कि सरकार जो भी फैसला लेगी पार्टी उसके साथ है। नहीं, इसमें दूसरे तरह से समझना पड़ेगा, क्योंकि पहाड़ पे जहां गैरसैंण की हम बात कर रहे हैं, ये बात ठीक है, गैरसैंण और देहरादून दोनों जगह हम गैरसैंण भी सरकार तैयार है और देहरादून में भी हम लोग तैयार हैं। लेकिन जो परिस्थिति वर्तमान में है कि वहां बहुत ठंडा इस समय है, और जो माननीय विधायकगण है यदि अपना वो सुझाव दे रहे हैं तो उस पर भी सरकार विचार तो करेगी। और सरकार चूंकि विधायक जो है बहुत महत्वपूर्ण इकाई है हमारे, तो उस नाते उनका सुझाव यदि आ रहा है तो निश्चित रूप से वो परिस्थिति वश है। वहां की परिस्थिति वास्तव में आज आप देखिए कितना ठंडा है। अब आप जितना देर वहां पे सत्र होगा तो ठंड और बढ़ेगी। देखिए, गैरसैंण ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित हुई है और ग्रीष्मकाल में इस बार सत्र नहीं हो पाया। ये ठीक है कि सरकार किस रूप में इस विषय को लेती है, कि हर विधायक को अपना सुझाव देने का अधिकार है। अंततः कैबिनेट का निर्णय ही सर्वमान्य होगा, कैबिनेट जो निर्णय लेगी और उसी वहीं पर सत्र होगा। कुल मिलाकर देखें तो सरकार की तरफ से ग्रीष्मकालीन सत्र भले ही चारधाम यात्रा की वजह से गैरसैंण में न किया गया हो, लेकिन अब अगर सरकार शीतकालीन सत्र भी गैरसैंण में नहीं कराती है तो इसका जवाब सरकार को सदन के भीतर और सदन के बाहर देना होगा, क्योंकि विपक्ष इसे मुद्दा बनाने की ठान चुका है। रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से मनीष डगवाल की रिपोर्ट। उपनेता प्रतिपक्ष और खटीमा विधायक भुवन कापड़ी ने सरकार को विकास कार्यों के 10 प्रस्ताव सौंप दिए हैं। विधायक भुवन कापड़ी ने बताया कि उन्होंने सीडीओ के जरिए जो ये प्रस्ताव है वो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को भेजे हैं। आपको बता दें कि पिछले दिनों सरकार ने हर विधानसभा के विधायक से उनके क्षेत्र से जुड़े 10 विकास योजनाओं के प्रस्ताव मांगे थे, जिसके तहत अभी तक कई विधायक प्रस्ताव भेज भी चुके हैं। मुख्य रूप से हमने जो पहला प्रस्ताव वो दिया है, खटीमा नगर पालिका के अंदर जल भराव से निजात के लिए सीवर लाइन का निर्माण। दूसरा, खटीमा क्षेत्र में गौशाला का जल्द से जल्द निर्माण। तीसरा, अनुसूचित जाति के बच्चों के लिए अंबेडकर हॉस्टल। चौथा, खटीमा क्षेत्र में लाइब्रेरी। पांचवा, खटीमा की महिलाओं के हुनर को रोजगार देने के लिए जो समूह की महिलाएं हैं, हथकरघा प्रशिक्षण एवं हाईटेक प्रशिक्षण एवं विपणन केंद्र दिया है। उसके अलावा नगर पालिका क्षेत्र में 7 किलोमीटर हमने इंटरटाइल लॉक मांगी है। पहनिया का जो क्षतिग्रस्त पुल है उसका पुनर्निर्माण मांगा हुआ है। हमारे अनुसूचित जाति के गांव मेला घाट के लिए 3 किलोमीटर रोड मांगी है। जीरो बंदा से लेकर नानक सागर डैम तक जो हमारे 8-10 गाँवों को बाईपास के लिए जोड़ता है, रुद्रपुर नानक बत्ता सितारा जाने के लिए, वो रोड मांगा है।
तो 10 कामों को प्राथमिकता के आधार पर हमने माननीय मुख्यमंत्री जी को भिजवा दिया है। भाजपा की प्रदेश महामंत्री हेमा जोशी लोहाघाट पहुंची, जहां उन्होंने भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की है। बैठक में हेमा जोशी ने 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव के साथ ही 2023 में नगरपालिका और नगर पंचायत के चुनाव में पार्टी को मजबूत करने के निर्देश भी दिए हैं। पार्टी पूर्ण रूप से तैयार है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी वास्तव में विकास की नदियां बहा रहे हैं। युवाओं के हित में, महिलाओं के हित में, बुजुर्गों के हित में, जनता के हित में कार्य कर रहे हैं। कई ऐसी योजनाएं हैं जिससे जनता वास्तव में संतुष्ट है। जो काम 50 साल से निहा वो काम आज हो रहे हैं, तो हम तो पूर्ण रूप से तैयार हैं। किसी भी मंच में जाने को, किसी भी चुनाव को लड़ने को हम तैयार हैं। वहीं उत्तराखंड कांग्रेस प्रदेश में भी भारत जोड़ो यात्रा का आगाज करने जा रही है। यात्रा को लेकर कांग्रेसी काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं। कांग्रेस की प्रवक्ता गरिमा दसोनी ने बताया कि उत्तराखंड जोड़ो यात्रा को लेकर अल्मोड़ा में बैठक की गई है, जिसमें प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव भी मौजूद रहे। यात्रा को सफल बनाने के लिए रणनीति बनाई गई है। जानकारी दी गई है कि कांग्रेस कुमाऊं मंडल में 2 और गढ़वाल मंडल में 2 भारत जोड़ो यात्रा का आगाज करेगी। माननीय राहुल गांधी जी पूरे देश में 3600 किलोमीटर की यात्रा पर निकले हैं, इस देश का प्रेम और सौहार्द पुनर्स्थापित करने के लिए, इस देश को एक गुलदस्ते में सजोने के लिए। कन्याकुमारी से लेकर जम्मू कश्मीर तक मेरा नेता पैर में छाले होने के बावजूद लोगों का अपार प्रेम उनको मिल रहा है और अपार सफलता इस यात्रा को मिल रही है। इसलिए उत्तराखंड कांग्रेस ने निर्णय लिया है कि भारत जोड़ो यात्रा की तर्ज पर यहाँ उत्तराखंड जोड़ो यात्रा निकाली जाएगी और गढ़वाल मंडल में 2 यात्राएं होंगी, कुमाऊं मंडल में 2 यात्राएं होंगी। उसी के मद्देनजर आज माननीय प्रभारी जी का अल्मोड़ा आगमन हो चुका है। बैठक वहां पर प्रस्तावित है। कल उनका देहरादून आगमन होगा। परसों यहां 5 तारीख को देहरादून में गढ़वाल मंडल के पदाधिकारी और कार्यकर्ता गणों की बैठक है। और अब बात करते हैं एक स्पेशल रिपोर्ट की। गुजरात में हुए पुल हादसे के बाद अब उत्तराखंड में भी जर्जर पुलों को लेकर सवाल उठ रहे हैं और सवाल उठना लाजमी भी है। प्रदेश भर में कई ऐसे पुल हैं जिनसे रोजाना हजारों लोगों का आना जाना होता है, लेकिन अगर आप उन पुलों की हालत देखेंगे तो सहम उठेंगे। लेकिन लोग अपनी जान जोखिम में डालकर उन्हीं पुलों से आने जाने को मजबूर है। अब इन जर्जर पुलों की सुध शासन प्रशासन किसी बड़े हादसे के बाद लेगा या पहले ही, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन पहले हम आपको इन जर्जर पुलों की हालत दिखाते हैं। उत्तराखंड के पुलों की हालत खस्ता। मोरबी हादसे के बाद भी नहीं ले रहे सबक। जान जोखिम में डालकर पुलों को किया जा रहा पार। आखिर कब सुधरेगी पुलों की हालत? किसी बड़े हादसे का इंतजार या वक्त से पहले होगा जीर्णोद्धार? आज बात करेंगे उत्तराखंड के जर्जर पुलों की। अभी हाल ही में गुजरात के मोरबी में झूला पुल टूटने से एक दर्दनाक हादसा हुआ, जिसमें कई लोगों की मौत भी हुई। और उस हादसे के बाद से अब उत्तराखंड के जर्जर पुलों को लेकर सवाल उठ रहे हैं। प्रदेश भर में कई ऐसे पुल हैं जिनकी हालत वाकई बेहद नाजुक हो चली है और इन्हीं पुलों से रोजाना हजारों लोगों की आवाजाही भी होती है। कई इलाकों का इन पुलों से संपर्क जुड़ा होता है, लेकिन इन जर्जर पुलों की सुध लेने वाला कोई भी नहीं। इन पुलों की मरम्मत करने के दावे तो लाख किए जाते हैं, लेकिन वक्त के साथ ये दावे भी खोखले ही नजर आते हैं और इन खोखले दावों की भेंट चढ़ता है आम इंसान। चलिए हम आपको प्रदेश के कुछ ऐसे झूला पुलों की हालत दिखाते हैं जिन्हें देख आप खुद हैरान रह जाएंगे। ये तस्वीर पौड़ी जिले के सतपुली के पास ग्राम बड़खोलू के जर्जर पुल की है। सबसे पहले तो आप इस पुल को जरा गौर से देखिए। इस पुल पर चलना तो दूर, इस पुल की हालत देखने भर से दिल सहम उठा है। जगह जगह से पुल टूटा हुआ साफ नजर आ रहा है। पुल की तारें भी टूटी हुई है, मगर ग्रामीणों का दुर्भाग्य देखिए कि अपनी जान जोखिम में डालकर इसी पुल से आने जाने को मजबूर है। अभी हाल ही में इसी पुल से गिरकर एक ग्रामीण की मौत भी हो चुकी है, लेकिन फिर भी कोई सुध लेने वाला नहीं है।
2010 में भारी बारिश के कारण आई भयंकर बाढ़ के कारण ही पुल को भारी क्षति हुई थी, जिसके बाद से लगातार पुल की मरम्मत के लिए ग्रामीण आवाज भी उठा रहे हैं। लेकिन प्रशासन को ना तो ग्रामीणों की आवाज सुनाई दे रही है और ना ही शायद ये जर्जर पुल की हालत दिखाई दे रही है। विभागों द्वारा झूला पुल गांवों की कनेक्टिविटी के लिए बना तो दिए गए हैं, लेकिन उनके अनुरक्षण, उनकी मरम्मत, उनका देखरेख या स्थानीय ग्रामीणों से पुल के बारे में स्थिति का वो जो जानकारी लेनी चाहिए वो विभागों द्वारा ली नहीं जा रही है। अब गुजरात में बड़ा हादसा होता है, उसके बाद हमारी सरकारें चेतती हैं कि हम कैसे अपने जर्जर पुलों को ठीक करें, जबकि ये व्यवस्था पूर्व से ही है कि जहां भी पुल होगा, चाहे वो झूला पुल हो या स्थायी पुल हो, नियमित रूप से उनकी चेकिंग की जाएगी और उन पे कितना लोड जा रहा है उसको नियंत्रित करने के लिए सारी व्यवस्थाएं की जाती हैं। अब सरकार चेती है तो देखते हैं कि सरकार कितने हमारे पहाड़ों में जो जर्जर पुल है उनका अनुरक्षण कर पाए। ये दूसरी तस्वीर रुड़की के गंग नहर के ऊपर बने लोहे की पुल की है। 1955 में बने इस पुल की हालत आप खुद ही देखिए और समझिए कि क्या हादसा होने में अब कोई कसर बाकी है। जंग खाए इस लोहे के पुल को दोनों तरफ से तारों से रोका हुआ है। तारों की हालत आप देख ही चुके हैं, इसकी हालत काफी खस्ता हो चुकी है। हालांकि इस पुल से पैदल या साइकिल लेकर ही लोग गुजरते हैं, किसी बड़े वाहन की आवाजाही पर रोक है। लेकिन हैरानी भरी बात यह है कि वाहनों की आवाजाही पर तो रोक लगा दी, मगर जर्जर पड़े पुल के सुधारीकरण को लेकर शायद ही किसी ने कोई पैरवी की हो, शायद किसी बड़े हादसे का इंतजार हो रहा है। निर्माण 30 साल पहले कराया गया था, सिंचाई विभाग के द्वारा किया गया था। अब जब से ये पुल बना है, जब से इसकी कोई मेंटेनेंस नहीं हो रही। इस पुल में गुजरात वाली समस्या आने में कोई देरी नहीं। इसके जो तार हैं अंदर से वो तार सीमेंट से ढक दी गई, विभाग ने अपना लिपापोती करने के लिए। अच्छा वो गल चुकी है, कभी भी दुर्घटना हो सकती है। सेंटेंस के बच्चे और एवियन के बच्चे, दोनों बच्चे दोपहर में आते हैं, इतने बच्चे आते हैं तो कभी भी कोई भी दुर्घटना हो जाएगी। शहर के लिए बहुत मानस की जनहानि रहेगी इसमें। इसलिए मेरे आपके चैनल के माध्यम से मैं ये गुजारिश करना चाहता हूँ, इसे आप आवाज़ उठाइए, इस पुल को जल्दी से जल्दी या तो इसको बंद कर दो परमानेंट, भाई इस पर कोई दुर्घटना ना हो। नहीं, ये पुल चलेगा तो इस पुल की मरम्मत जरूर कराई जानी चाहिए। ये अगली तस्वीर लोहाघाट विधानसभा क्षेत्र में बहने वाली सरयू नदी में घाट और बोतरी में झूला पुल की है। ये पुल किसी मौत के पुल से कम नहीं है। कब इस पुल पर कोई बड़ा हादसा हो जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। आप तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं कि पुल की हालत किस कदर खस्ता हो चली है। जगह जगह से पुल टूटा हुआ है। पुल के दोनों तरफ सपोर्ट के साथ चलने वाली तारें और जाल भी पूरी तरह से टूट चुका है। आपको बता दें कि ये झूला पुल 1914 में इसका निर्माण किया गया था, जो 160 साल पुराना हो चुका है। हालांकि अब मोरबी में हुए भीषण झूला पुल हादसे के बाद चंपावत प्रशासन जाग गया है। जर्जर झूला पुलों को चिन्हित किया जा रहा है और उनके जीर्णोद्धार के निर्देश भी दिए गए हैं। इस संबंध में जिला प्रशासन के द्वारा निर्देश जारी कर दिए गए हैं और एक जितनी भी कार्यदायी संस्थाएं हैं उनसे एक सर्वे भी किया जा रहा है कि कौन कौन से ऐसे पुल हैं जो मेंटेनेंस के अभाव में या बजट के अभाव में जर्जर स्थिति में है, जिसमें कि अगर पैसा सही टाइम पर उसका सदुपयोग नहीं किया गया तो एक कभी भी ऐसा हादसा हो सकता है। तो इसके एक अभी सर्वे किया जा रहा है और उसमें सरकार से बजट की भी डिमांड की जाएगी और जिसमें अगर जिला स्तर पर जिला योजना में बजट उपलब्ध रहता है तो उसमें एक युद्ध स्तर पर उस पर कार्य करें। तो देखिए आपने प्रदेश के जर्जर पुलों की दयनीय हालत।
कहा गया है कि इन पुलों की समय से देखरेख न होने से जानमाल की क्षति भी हुई है, लेकिन अब वक्त आ गया है इन हादसों से सबक लेने का। और अगर अभी भी समय रहते इन पुलों की मरम्मत नहीं कराई जाती है तो इसका खामियाजा आम जनता को ही भुगतना पड़ेगा। हालांकि मोरबी में हुए पुल हादसे के बाद से सरकार हरकत में आई है। धामी सरकार ने उत्तराखंड में इस तरह के हादसों को रोकने के लिए 436 पुराने और जर्जर पुलों की जगह नए ब्रिज बनाने का फैसला लिया है। साथ ही प्रदेश के 2000 से ज्यादा मोटर और झूला पुलों का सेफ्टी ऑडिट कराने के भी निर्देश दिए हैं। और यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहे मेरे साथ। और अब बात करते हैं एक बड़ी खबर की, जो कि हल्द्वानी से सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि हल्द्वानी में एक पुलिसकर्मी की पत्नी की हत्या कर दी गई है और पुलिसकर्मी की पत्नी की हत्या के बाद से ही पूरे क्षेत्र में हड़कंप मचा हुआ है। इसके साथ ही आपको बता दें कि जो महिला की हत्या हुई है उसका पति उधम सिंह नगर के बाजपुर थाना क्षेत्र में तैनात है। शुरुआती जो दौर में देखा जा रहा है कि हत्या के जो कारण है वो यही बताया जा रहा है कि लूटपाट भी हुई है घर में, और इन्हीं सब चीज़ों को देखते हुए महिला की हत्या की गई है। मौके पर पुलिस पहुंच गई है, फोरेंसिक टीम भी मौके पर पहुंची है और मामले की जांच की जा रही है। यहाँ पर शंकर बिस्व नाम के जो आरक्षी हैं उनके फैमिली रहती थी, वाइफ और 2 बच्चे रहते थे। आज दिन में ये सूचना मिली जब इनके बच्चे स्कूल से वापस आए और माँ को उन्होंने नहीं देखा, तो ऊपर के कमरे में जाकर देखा तो वहाँ पे कुछ खून के छींटे थे। उसके बाद उन्होंने अपने पिता को सूचित किया और थाने पे सूचित किया। पुलिस ने जब यहाँ पे मौका मुआयना किया तो इनकी जो पत्नी ममता थी वो यहाँ पे किचन में मृत पाई गई, चोटिल थी। और उसके बाद पुलिस ने आगे की कार्रवाई की है। इसमें बॉडी को हॉस्पिटल पहुँचाया गया है, घर वालों को सूचित किया गया है, फॉरेंसिक की टीमें बुलाई गई हैं जो अपना इस समय काम कर रही हैं। पुलिस की इसमें 2-3 टीमें लगा दी गई हैं और प्रथम दृष्टया ये हत्या का मामला लग रहा है। पुलिस इस हिसाब से इसमें जांच कर रही है। अब प्रदेश की खबरों में इतना ही, फिर हाजिर होंगे कुछ खास खबरों के साथ। तब तक के लिए मुझे दे इजाजत, नमस्कार। सीएम धामी ने की स्मार्ट सिटी निर्माण कार्यों की समीक्षा बैठक। जून 2023 तक पूरा होगा स्मार्ट सिटी का काम। विधायकों के सुझावों पर भी हो रहा तेजी से काम। विधानसभा शीतकालीन सत्र देहरादून में कराए जाने को लेकर 3 विधायकों ने सरकार को लिखा पत्र। विपक्ष गैरसैंण में कराना चाहता है सत्र, कैबिनेट में होगा आखिरी फैसला। अंकिता हत्याकांड मामले में बड़ा अपडेट। सीबीआई जांच की मांग को लेकर दायर याचिका पर हाईकोर्ट में हुई सुनवाई। एसआईटी से 11 नवंबर तक मांगा सबूतों का ब्यौरा। मोरबी पुल हादसे के बाद उत्तराखंड के जर्जर पुलों को लेकर उठ रहे सवाल। जान जोखिम में डालकर पुलों को किया जा रहा पार। किसी बड़े हादसे का इंतजार या वक्त से पहले होगा जीर्णोद्धार। और राजधानी देहरादून में स्कूल यूनिफॉर्म बेचने वाले कर रहे करोड़ों रुपए की जीएसटी चोरी। सरकार को लगा रहे राजस्व का चूना, जांच के लिए कमेटी का गठन।